साइंस ग्रुप चैनल पे आप लोगों का वेलकम है। मैं सर पूनम और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है खाद्य परिरक्षण एवं खाद्य अपमिश्रण। इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग जो भी क्वेश्चंस आंसर है उनको हम लोग देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो PYQ से लिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सेल्फ बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का ये हम लोग अपना प्रैक्टिस सेशन, जिसमें सबसे पहला प्रश्न ये है कि खाद्य परिरक्षण का अर्थ है। ऑप्शन ए है भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखना, बी है भोजन को सड़ने तथा खराब होने से बचाना, सी है भोज्य पदार्थ को आहार में परिवर्तन करना, डी ए तथा बी। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग खाद्य परिरक्षण का अर्थ समझते हैं। खाद्य परिरक्षण का अर्थ यह होता है कि किसी भी भोज्य पदार्थ को अगर उसे हम किस तरह से प्रिजर्व करके रखें कि वह लंबे समय तक सुरक्षित रहे। अगर भोज्य पदार्थ को हम लोग लंबे समय तक सुरक्षित कर सकते हैं तो इसका मतलब कि जब हम लोग सीजन नहीं रहेगा तब भी हम उस भोज्य पदार्थ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत प्रकार के ऐसे आम के सीजन में हम लोग आम का अचार जो है वो बना के उसको बाद में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग आंवले का जो है यूज़ कर सकते हैं। आंवला भी है, सीज़न में वो मिलता है, सीज़न के बाद वो नहीं मिलता है। तो इस कंडीशन में जब सीज़न में वो चीज़ें मिलती हैं तो उन सारी चीज़ों को हम लोग किस रूप में प्रिजर्व करें जिससे कि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। तो यहाँ पे देखिए ए तथा बी दोनों सही उत्तर लग रहे हैं, क्योंकि भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखना और भोजन को सड़ने तथा खराब होने से बचाना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है। ए तथा बी दोनों ही इसके आंसर हैं। यहाँ पे आइए खाद्य परिरक्षण को जरा हम डिटेल में देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भोजन परिरक्षण वह तकनीकी व एवं विधियां हैं जो खाद्य सामग्री को जीवाणुओं, फफूंदी, विषाणु, कीड़े मकोड़े, चूहे, एंजाइम्स तथा स्वतः ऑक्सीकरण होने से बचाती है तथा खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित एवं संरक्षित करके रखते हैं। खाद्य परिरक्षण कहलाता है। और खाद्य परिरक्षण वह प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन को दीर्घ काल तक बिना उसकी गुणवत्ता एवं पौष्टिकता खराब हुए या कम हुए संग्रहित करके रखा जाता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें खाद्य परिरक्षण, खाद्य खराब कैसे होता है। एक तो खाद्य जो है वो दो प्रकार से खराब होता है। पहला, अगर उसमें जानबूझ के मिलावट की गई हो, और दूसरा, अगर उसमें जानबूझ के मिलावट न की गई हो उस कंडीशन में वो खराब हो जाता है। जानबूझ के मिलावट में यह होता है कि विक्रेता जो है वो उसमें कुछ अतिरिक्त पदार्थ को मिला देता है जिससे कि भोज्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। और अनजाने में, जैसे कि भोज्य पदार्थ में फफूंद लग जाना, कीड़े मकोड़े लग जाना, एंजाइम्स लग जाना, या फिर चूहों के द्वारा भोज्य पदार्थ का नुकसान हो जाना। तो इस कंडीशन में को बचाने के लिए, इस कंडीशन से भोज्य पदार्थ को बचाने के लिए हम लोग जो प्रोसेस यूज करते हैं वही प्रोसेस जो है वो खाद्य परिरक्षण की प्रक्रिया के साथ करके हम भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डायरिया तथा टाइफाइड फैलाने वाले जीवाणु किस समूह से होते हैं? ए साल्मोनेला समूह, बी बॉट्युलिज्म समूह, सी स्टेफिलोकोक्काई समूह और डी क्लस्ट्रिडियम समूह। तो देखिए, जो भी बैक्टीरिया होते हैं जो डायरिया तथा टाइफाइड फैलाते हैं, ये जीवाणु जो है वो साल्मोनेला समूह से आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कैनिंग तथा बॉटलिंग वाले खाद्य पदार्थ को प्रभावित करता है। क्लस्ट्रिडियम वैलकॉर्ड, स्टेफिलोकोक्काई समूह, ए तथा बी, और डी है बॉट्युलिज्म समूह। तो यहाँ पे देखिए कैनिंग और बॉटलिंग में कैनिंग और बॉटलिंग का अर्थात मतलब डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ। ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें हम डिब्बों में रख के सुरक्षित करते हैं उन्हें डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए जैम, जेली, स्क्वैश, सॉस, इन सारी चीज़ों को हम लोग कैनिंग और बॉटलिंग के द्वारा जो है प्रिजर्व करते हैं। तो और इनको जो हानि पहुंचाने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं बॉट्युलिज्म समूह के। ये बॉट्युलिज्म समूह के बैक्टीरिया जो हैं वो स्पेशली कैनिंग और बॉटलिंग वाले खाद्य पदार्थ को प्रभावित करते हैं और उसमें बदबूदार गैस उत्पन्न करते हैं। इसको जरा डिटेल में अगर हम लोग देखें तो बॉट्युलिनम समूह के बैक्टीरिया कैनिंग बॉटलिंग प्रक्रिया द्वारा संरक्षित भोज्य पदार्थ
विषाक्त जहरीला कर देते हैं। इस समूह के मुख्य बैक्टीरिया बोट्युलिनम क्लोस्ट्रिडियम एनारोआ होते हैं। यह जीवाणु बदबूदार गैस उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रशीतन विधि अर्थात रेफ्रिजरेशन मेथड में तापक्रम होता है 19 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 21 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए, अगर प्रशीतन विधि की बात की जा रही है, रेफ्रिजरेटर मेथड की बात की जा रही है, तो इसमें जो तापक्रम होता है वो 4 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि खाद्य पदार्थ खराब होने का प्रमुख कारण है ए आहार में नमी, बी आहार में पानी की मात्रा, सी खाद्य पदार्थ का लगातार ऑक्सीकरण होना और डी उपयुक्त सभी। तो देखिए, ये बहुत डिपेंड करता है कि खाद्य पदार्थ को किस तरह से हम लोग रख रहे हैं। अगर हम लोग उसको निर्जलीकरण मेथड से रख रहे हैं तो उसमें भी पानी की मात्रा का विशेष ध्यान देना होता है। अगर खाद्य पदार्थ में पानी की मात्रा अधिक होगी तो खाद्य पदार्थ में जो है वो सड़ने गलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब खाद्य पदार्थ जल्दी खराब होने के चांस होते हैं। जैसे मान लीजिए अनाज की बात हम लोग कर लें, जब खेतों से अनाज लाया जाता है तो उन्हें फिर से सुखा के अच्छे से ड्राई करके फिर उसको स्टोर किया जाता है। अगर उन्हें अच्छे से ड्राई नहीं किया जाता है तो वो जो है वो उसमें घून लग जाते हैं और इस तरह से जो खाद्य पदार्थ है वो खराब हो जाता है। तो उन्हें स्टोर करने के लिए ये आवश्यक होता है कि उनका क्या किया जाए, खाद्य पदार्थ को खराब होने के रखने से पहले, प्रिजर्व करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से उनके अंदर की नमी को समाप्त कर लिया जाए। आहार में पानी की मात्रा, अगर आहार में पानी की मात्रा अधिक है तो भी उनके खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। खाद्य पदार्थ का लगातार ऑक्सीकरण होना। ऑक्सीकरण क्या होता है, जैसे कि जो खाद्य पदार्थ का लगातार ऑक्सीकरण होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि खाद्य पदार्थ में से ऑक्सीजन की मात्रा निकलती है और उसमें हाइड्रोजन की मात्रा प्रवेश करती है, जिससे कि खाद्य पदार्थ के खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस कंडीशन में भी हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो जल्दी खराब हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो डी है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि टीनिया सोलियम पाया जाता है। टीनिया सोलियम क्या है? टीनिया सोलियम एक बैक्टीरिया है और ये किस में पाया जाता है? तो देखिए, टीनिया सोलियम अगर ऑप्शन ए देखें तो सुअर के मांस में, बी अंडा में, सी दूध एवं दूध उत्पाद में, डी बासी भोजन में। तो टीनिया सोलियम जो है एक प्रकार का बैक्टीरिया है और ये स्पेशली सुअर के मांस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ब्लांचिंग प्रक्रिया प्रयोग की जाती है दूध एवं दूध उत्पाद में, बी मांस उत्पाद में, सी बासी भोजन पर और डी फल एवं सब्जियों में। तो ब्लांचिंग है क्या? ब्लांचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे में हम फलों और सब्जियों को सुरक्षित रखते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे खौलते पानी में जो है सब्जियों और फलों को डाला जाता है। उसमें 2 से 3 मिनट छोड़ के उन्हें शीघ्र ठंडा कर लिया जाता है और इस प्रकार से फलों को संरक्षित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो डी है, फल एवं सब्जियां। ब्लांचिंग प्रक्रिया, यहाँ पे देखिए, फलों एवं सब्जियों को संरक्षित रखने से पूर्व 100 डिग्री तापक्रम पर 1 से 3 मिनट तक उबाला जाता है। तत्पश्चात तुरंत ही ठंडा कर दिया जाता है, जिसे ब्लांचिंग प्रक्रिया कहते हैं। इसके फायदे क्या क्या हैं? फलों एवं सब्जियों में उपस्थित जीवाणु का नाश हो जाता है। फलों एवं सब्जियों में उपस्थित एंजाइम का नाश हो जाता है, जिसके कारण उन्हें सुखाते समय एंजाइमिक प्रतिक्रिया नहीं होती है तथा फल व सब्जियां सड़ने से बच जाती हैं। सी फलों सब्जियों के रंग, रूप, रचना, स्वाद आदि में परिवर्तन नहीं होता है और इनका स्वाद ताजा रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पॉस्चराइजेशन के HTST मेथड में तापक्रम का प्रयोग किया जाता है। पॉस्चराइजेशन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जान लें। देखिए, दूध को संरक्षित करने के लिए उन्हें पॉस्चराइजेशन प्रक्रिया से गुजारा जाता है। पॉस्चराइजेशन प्रक्रिया जो है वो सदैव ही 100 डिग्री टेम्परेचर से कम के टेम्परेचर पे होता है। और अगर हम HTST मेथड देखें तो इसका अर्थ होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। तो यहाँ पे देखिए 72 डिग्री सेंटीग्रेड
की बात की गई है, बी है 55 डिग्री सेंटीग्रेड, सी है 108 डिग्री सेंटीग्रेड और डी है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम लोग देखें तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि पॉस्चराइजेशन जो होता है हमेशा 100 डिग्री टेम्परेचर से कम के टेम्परेचर पे होता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सी और डी तो होंगे नहीं। आइए देखते हैं ए और बी। तो HTST मेथड की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हमेशा HTST मेथड जो है वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पे आइए देखते हैं, पॉस्चराइजेशन में तापक्रम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। HTST मेथड में क्या होता है, HTST मेथड में हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम और 75 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 162 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1 मिनट गर्म करके 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर शीघ्र ही ठंडा कर लिया जाता है। LTHT मेथड लो टेम्परेचर हाई टाइम, इसको 62.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट गर्म करके शीघ्र ही ठंडा कर लिया जाता है। अर्थात दो मेथड होते हैं जिससे पॉस्चराइजेशन किया जाता है। एक तो होता है HTST मेथड और दूसरा होता है LTHT मेथड। ऑस्मोसिस विधि में प्रयोग किया जाता है। ऑस्मोसिस विधि क्या होता है, ऑस्मोसिस विधि को हम लोग हिंदी में रसाकर्षण विधि भी कहते हैं। इस विधि में जो होता है, ऑस्मोसिस विधि जो होता है इसमें नमक और चीनी का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो ए है, नमक। क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्टरलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है सुखाने की विधि में, कैनिंग विधि में, रेडिएशन विधि में और काटने की विधि में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्टरलाइजेशन क्या होता है। देखिए, स्टरलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जैसे कि जो भी खाद्य पदार्थ होता है जिनको बॉटलिंग और कैनिंग और बॉटलिंग के द्वारा सुरक्षित किया जाता है, वहाँ पे हम लोग स्टरलाइजेशन का यूज़ करते हैं। स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया करके हम लोग जो बॉटल बंद खाद्य पदार्थ होते हैं उनको विसंक्रमित करते हैं। ये कैसे किया जाता है, इसको 100 से 126 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 15 मिनट तक जो है बॉटल को बॉईल किया जाता है, जिससे कि बॉटल के अंदर के जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। और इस प्रकार से हम लोग अपने खाद्य पदार्थ को जो है वो उसमें फिल करके उसे अच्छी तरह से ढक्कन को सील कर दिया जाता है, जिससे कि उसमें हवा का प्रवेश ना हो और खाद्य पदार्थ जो है वो लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें। तो ये जो है मेथड है वो स्टरलाइजेशन का मेथड कहलाया जाता है। यहाँ अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर बी, कैनिंग विधि जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, जैम और जेली परीक्षण के लिए चीनी कितना सांद्रण रख सकते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग चीनी की सांद्रण की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन में है ए 65%, बी है 75%, सी है 50% और डी है 80%। तो देखिए, जैम और जेली परीक्षण के लिए चीनी का जो सांद्रण होता है वो 65% तक हम लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पोषक तत्व को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता है। ए प्रेशर कुकर में पकाना, बी चावल और दाल को बार बार और सही तरीके से धोना, सी सब्जियों के छिलके को ना निकालना और डी छिलके निकालने से पहले धोना। तो देखिए, प्रेशर कुकर के द्वारा पकाना, प्रेशर कुकर एक ऐसा बर्तन है जिसमें अगर हम लोग भोजन को पकाएं तो जो भोजन की पोषक तत्व है उसकी हानि बहुत ही कम होती है। तो प्रेशर कुकर के द्वारा भी हम लोग पका के जो भोजन का पोषक तत्व है उसको हम लोग बचा सकते हैं। और चावल और दाल को बार बार धोना और सही तरीके से धोना, तो अगर चावल और दाल को बार बार धोया जाए तो उसके बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो पानी के साथ निकल जाते हैं, तो बार बार धोना जो है वो सही तरीका नहीं है। सी है सब्जियों के छिलके को ना निकालना, सब्जियों के छिलके को ना निकाल के भी हम लोग बहुत सारे पोषक तत्वों की बचत कर सकते हैं। डी है छिलके निकालने से पहले धोना, अगर हम लोग जो भी सब्जियां हैं उन्हें काटने से पहले अगर हम लोग धो लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे विटामिन्स होते हैं, स्पेशली बी और सी, जो पानी के साथ नहीं जाते हैं। उस कंडीशन में भी हम लोग पोषक तत्वों की बचत कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो बी दिख रहा है, क्योंकि चावल और दाल को बार बार धोएं और सही तरीके से धोएं तो भी हमारे बहुत सारे पोषक तत्व जो हैं वो निकल जाते हैं। तो 13 का राइट आंसर जो है वो बी है।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि अधिकतर भोज्य पदार्थ को खराब करने वाले बैक्टीरिया विकसित होते हैं अम्लीय पीएच में, क्षारीय पीएच में, न्यूट्रल पीएच में, उपयुक्त सभी। तो देखिए, अगर हम लोग अम्ल और क्षार की बात करें तो पीएच वैल्यू अगर देखा जाए तो पीएच वैल्यू जो है वो 14 तक होता है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल पीएच वैल्यू होता है। 7 के ऊपर मतलब 1 से लेके 6 तक के जितने भी पीएच वैल्यू होते हैं वो एसिडिक वैल्यू होते हैं, अम्लीय पीएच वैल्यू होते हैं। और अगर हम लोग बात करें क्षारीय की तो 7 से लेके 14 तक के बीच के जितने भी पीएच वैल्यूज होते हैं वो सब क्षारीय होते हैं। तो अगर हम लोग अम्ल की मात्रा को भी अधिक बढ़ाते हैं तो भी हमारा जो भोज्य पदार्थ है वो खराब होने के चांसेस कम होते हैं। और अगर हम लोग क्षार की मात्रा अर्थात नमक की मात्रा बढ़ा के उसे हम लोग संरक्षित करते हैं तो भी उसके खराब होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर हम लोग खाद्य पदार्थ को न्यूट्रल पीएच पे रखते हैं तो खाद्य पदार्थ के खराब होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो सी है, न्यूट्रल पीएच पे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि टमाटर की सॉस में प्रयुक्त किए जाने वाला परिरक्षित पदार्थ है ए एसिटिक अम्ल, बी सोडियम बेंजोएट, सी सोडियम क्लोराइड और डी चीनी। तो देखिए, टमाटर की सॉस को परिरक्षित करने के लिए स्पेशली सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो बी है, सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जैम बनाने में निम्नलिखित का अनुपात महत्वपूर्ण है ए चीनी और पैक्टीन, बी फल और पैक्टीन, सी जल और पैक्टीन, डी चीनी और जल। तो देखिए, जैम बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि चीनी और पैक्टीन का अनुपात जो है वो सही हो। जब चीनी और पैक्टीन का अनुपात सही होता है तो जैम जो है वो बहुत बढ़िया बनके तैयार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो ए है, चीनी और पैक्टीन। क्वेश्चन नंबर 17 है कि डिब्बाबंदी संबंधित कानून लागू हुआ था 1965 में, 1955 में, 1916 में और 1917 में। तो जो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए डिब्बाबंदी संबंधित कानून लागू किया गया था। और यह कब लागू किया गया था? ये 1970 में लागू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो डी है, 1970। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दूध का पौष्टिकरण किया जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, बी क्रीम निकालने के लिए, सी खमीर खत्म करने के लिए और डी विटामिन बढ़ाने के लिए। तो देखिए, हम लोगों ने अभी हाल ही में किसी क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉस्चराइजेशन मेथड के विषय में। तो पॉस्चराइजेशन मेथड का यूज करके हम लोग दूध को लंबे समय तक सुरक्षित और रख सकते हैं और पॉस्चराइजेशन के द्वारा उनके अंदर के जो भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको समाप्त करते हैं और उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करके हम लोग रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो ए है, सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि खाद्य पदार्थ के संरक्षण की अवधि इससे संबंधित है ए जल की मात्रा, बी पोषक तत्व की मात्रा, सी संरचना और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम लोग संरक्षण की अवधि की बात करें तो जल की मात्रा पे बहुत डिपेंड करता है खाद्य पदार्थ का लाइफ टाइम, क्योंकि अगर जल की मात्रा अधिक होगी तो खाद्य पदार्थ के में कीड़े मकोड़े या फफूंद लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसकी जो लाइफ टाइम होती है वो कम हो जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम कौन से वर्ष में लागू हुआ था? 2008 में, 2006 में, 2000 में, 2010 में। तो देखिए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम फूड प्रिजर्वेशन एक्ट का जो है वो लागू किया गया था 2006 में। क्वेश्चन 21 का बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। 22 है कि ब्लांचिंग फल संरक्षण की एक विधि है। ऑप्शन ए है जिसमें खाद्य पदार्थ के सूक्ष्मजीवों को निकाला जाता है, खाद्य पदार्थ में उपस्थित सूक्ष्मजीवों को मारना, खाद्य के एंजाइम्स को क्रियाशील बनाना और रासायनिक क्रिया को कम करना। तो देखिए,
अगर हम लोग ब्लांचिंग की बात करें तो ब्लांचिंग में हम लोगों ने देखा था कि इसमें से एंजाइम्स को समाप्त कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है तथा इसकी एंजाइमेटिक प्रक्रिया को कम कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है कि खाद्य पदार्थ में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारना। 23 है कि अंकुरण के समय जो एंजाइम कार्य सक्रिय होता है उसका नाम पेपिन, ब्रोमाइलिन, एमाइलेज और रेनिन। तो अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होता है वो रेनिन होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। 24 है कि निम्न में से कौन सा खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसिटेट और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए खाद्य संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है। 24 का जो राइट आंसर है वो ए है, सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से कौन सा खाद्य में क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम विषाक्तता पैदा होने की संभावना हो सकती है? कम अम्लीय खाद्य में, अम्लीय डिब्बाबंद खाद्य में, बेकरी खाद्य में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम की बात की गई है। बोटुलिनम से याद रखिए बोतल बंद। तो जितने भी कैनिंग वाले खाद्य पदार्थ होते हैं या फिर जितने भी डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें जो है वो क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम से विषाक्तता उत्पन्न होने की संभावना ज़्यादा रहती है और ये जो बैक्टीरिया है ये खाद्य पदार्थ में बदबूदार गैस उत्पन्न करते हैं। तो 25 का जो राइट आंसर है वो बी है, अम्ल डिब्बाबंद खाद्य। 26 है कि इनमें से कौन सा वाक्य सही है? जैम और जेली एक से हैं। जैम बनाने में सिट्रिक अम्ल एवं व चीनी की आवश्यकता होती है। सी स्क्वैश और चाशनी में कोई अंतर नहीं है। डी जैम बनाने में सिट्रिक अम्ल मुख्य सामग्री है। तो देखिए अगर जैम बनाने की बात की जाए तो इसमें जैम बनाने में सिट्रिक अम्ल व चीनी की आवश्यकता होती है। 26 का जो राइट आंसर है वो बी है, जैम बनाने में सिट्रिक अम्ल व चीनी की आवश्यकता होती है। 27 है कि खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था, अर्थात फूड अडल्ट्रेशन की बात की जा रही है। तो अगर हम लोग फूड अडल्ट्रेशन की बात करें तो फूड अडल्ट्रेशन जो है एक्ट वो 1954 में जो है वो पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सिरका किसका जलीय विलयन है? ऑक्सिक अम्ल का, नींबू के अम्ल का, एसिटिक अम्ल का और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो देखिए सिरका की अगर बात की जाए तो जो सिरका है वो एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। 29 है कि बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। ए फलों के बोतलों को पर्याप्त रूप से गर्म करना, इनमें निहित वायु को बाहर निकालकर सील बंद करना, उसे धीरे धीरे पकाना और उसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना। तो बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, अर्थात स्टेलाइजेशन की बात की जा रही है। याद करिए स्टेलाइजेशन में ये बताया था मैंने कि बोतलों को जो है वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे उबलते पानी में डाल के उसको विसंक्रमित किया जाता है और उसको 15 मिनट के लिए उसमें धीरे धीरे जो है वो गर्म होने के लिए छोड़ दिया जाता है और उसको अच्छे से सील किया जाता है। जब हम लोग खाद्य पदार्थ को उसमें स्टोर कर देते हैं तो खाद्य ढक्कन को अच्छी तरह से सील कर दिया जाता है जिससे कि उसमें हवा का प्रवेश ना हो। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग ए बी सी देखें तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो राइट है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है उसमें सांद्र गंधक अम्ल मिलाने की। तो 29 का जो राइट आंसर है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि है। रेफ्रिजरेशन विधि, निर्जलीकरण विधि, नमक व चीनी के द्वारा, इनमें से सभी। तो देखिए अगर इन तीनों की बात करें तो तीनों का ही यूज घरेलू मेथड में किया जाता है। रेफ्रिजरेशन जैसे बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो तरल अवस्था में होते हैं तो उनके लिए ये आवश्यक होता है कि रेफ्रिजरेशन का यूज किया जाए क्योंकि इसका यूज करके हम लोग कुछ दिन उस खाद्य पदार्थों को प्रिजर्व कर सकते हैं। निर्जलीकरण विधि,
निर्जलीकरण विधि के द्वारा भी हम लोग अपने खाद्य पदार्थ का जो है वो प्रिजर्व करते हैं। जैसे कि देखिए आलू के सीजन में आलू का चिप्स बना के उन्हें अच्छी तरह से सुखा दिया जाता है, या फिर आंवले के सीजन में आंवले का जो है वो आंवले को बॉईल करके अच्छे से सुखा के उसका फिर पाउडर बना के यूज़ किया जाता है। हमारे बहुत सारे अचार होते हैं जिनको नमक और चीनी के द्वारा उनका जो है उनको प्रिजर्व किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी ये तीनों ही राइट आंसर हैं, बट डी जो है इसका मेन माना जाएगा कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल की मिलावट को किस परीक्षण के द्वारा जांचा जा सकता है? ए है नाइट्रिक अम्ल मिलाकर, बी है साइट्रिक अम्ल मिलाकर, सी है एसिटिक अम्ल मिलाकर और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल की मिलावट की जांच करनी है तो वहां पे हम लोग नाइट्रिक एसिड मेथड के द्वारा इसकी जांच कर सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि पहले हम लोग सरसों के तेल को जो है 5 ml लेंगे और उसमें 5 ml हम लोग नाइट्रिक एसिड मिला देंगे। उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं और हम लोग देखते हैं अगर सरसों के तेल का रंग लाल हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि उसमें आर्जिमोन तेल की मिलावट की गई है। तो यहाँ पे 31 का जो राइट आंसर है वो ए है, नाइट्रिक अम्ल मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रायः दही में मिलावट की जाती है, रेत की, माड़ की, पानी की, ब्लांटिक पेपर की। तो दही की अगर हम लोग बात करें तो दही में मेनली पानी का यूज करके और उसमें मिलावट की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। 33 है कि खेसारी दाल को मिलावट तत्व के रूप में मिलाया जाता है, मतलब कि खेसारी दाल किस दाल में मिलावट के रूप में मिलाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अरहर दाल में, बी है मैदा में, सी है दलिया में और डी है मूंगफली में। तो खेसारी दाल जो है वो स्पेशली जितने भी दाल होते हैं, मूंग दाल, अरहर दाल, चना दाल, इन सारी दालों में इसकी मिक्सिंग की जाती है। और चूंकि ये खेसारी दाल जो होता है वो बहुत ही नुकसानदेह होता है, अगर इसका रेगुलर यूज कर लिया जाए तो लैथेरिज्म जैसी बीमारी हो सकती है, अर्थात लकवा मारने जैसी बीमारी हो सकती है। तो यहाँ पे 33 का जो राइट आंसर है वो ए है, अरहर दाल में। 34 है कि मिर्ची पाउडर में पाया जाने वाला मिलावटी तत्व है, मतलब कि इन चारों में से कौन सा मिर्ची पाउडर में मिलाया जाता है? ए है चिकोरी, बी है चाक पाउडर, सी है इमली पाउडर और डी है ईंट का पाउडर। तो ईंट के पाउडर को जो है वो पीस कर मिर्ची के पाउडर में मिलाया जाता है। क्योंकि ईंट का भी रंग लाल ही होता है तो बिल्कुल पता नहीं चलता है और इसको मिर्ची पाउडर में मिक्स कर दिया जाता है। तो 34 का जो राइट आंसर है वो डी है। 35 है कि हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल है, ए पॉलीफिनल, बी आइसोफ्लेवेनाइड्स, सी फ्लेवेनाइड्स और डी करक्यूमिन। तो हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल जो है वो करक्यूमिन है। 35 का जो राइट आंसर है वो डी है। 37 है कि राई के बीज में अधिकतर मिलावट की जाती है, राई अर्थात सरसों के बीज में अधिकतर मिलावट की जाती है करावे बीज का, खसखस बीज का, आर्जिमोन बीज का और धतूरा बीज का। तो देखिए राई के तो इसमें देखिए आर्जिमोन के बीज का मिलावट किया जाता है राई के बीज में। 37 का जो राइट आंसर है वो सी है। 38 है कि खेसारी दाल के कारण होता है रक्ताल्पता, रिकेट्स, पेलाग्रा और लैथेरिज्म। 38 है कि खेसारी दाल के कारण होता है रक्ताल्पता, रिकेट्स, पेलाग्रा और लैथेरिज्म। तो यहाँ पे देखिए खेसारी दाल के कारण जो है वो लैथेरिज्म जैसे बीमारी के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 38 है कि आइसक्रीम में मिलाया जाने वाला अपमिश्रक कौन सा है? आजमून ऑयल, मसले हुए आलू, कास्टर्ड ऑयल और मेटालिक येलो। तो आइसक्रीम में मेनली जो है वो मेटालिक येलो का प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है। 39 है कि मूंग दाल, बेसन, चना जैसे दालों के लिए अपमिश्रक के रूप में इनमें क्या प्रयुक्त किया जाता है? मसले हुए आलू, मेटालिक येलो, लेड क्रोमेट और खेसारी दाल।
तो इन जो सारे दाल हैं इनमें मेनली खेसारी दाल का यूज किया जाता है मिलाने के लिए, मिलावटी तत्व के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वो डी है। 40 है कि गेहूं के आटे में सामान्यतः मिलाया जाता है मुल्तानी मिट्टी, बार्न डस्ट, यूरिया और चिकोरी। तो यहाँ पे देखिए बार्न डस्ट का यूज किया जाता है गेहूं के आटे में मिलाने के लिए। तो 40 का जो राइट आंसर है वो बी है, बार्न डस्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है कि खाद्य अपमिश्रण द्वारा भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता जो है वो घटती है, भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता जो है वो बढ़ती है, भोज्य पदार्थ सामान्य रहता है, भोज्य पदार्थ आकर्षक दिखता है। तो खाद्य अपमिश्रण मतलब फूड अडल्ट्रेशन की बात करें हम लोग, तो फूड अडल्ट्रेशन क्या होता है कि किसी भी भोज्य पदार्थ में ऐसे तत्वों को मिलाना जो कि क्रेता के लिए लाभ पहुंचाए, लेकिन नहीं, जो विक्रेता के लिए लाभ पहुंचाए और क्रेता को जो है वो हानि पहुंचाए, और सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि स्वास्थ्य संबंधित भी हानियां पहुंचाती है, उसी हम लोग जो है वो फूड अडल्ट्रेशन कहते हैं। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए लाभ की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे मान लीजिए 50 किलो जो है वो गेहूं है, ठीक, उसमें अगर हम लोग 50 किलो गेहूं में अगर हम लोग 5 किलो उसमें कुछ कंकड़ पत्थर ये सारी चीजें मिला देते हैं, तो उस कंडीशन में जो है विक्रेता को जो है वो उसका लाभ होता है, लेकिन क्रेता जो होता है उसको आर्थिक हानि के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित भी हानियां होती हैं। और खाद्य अपमिश्रण के द्वारा सदैव ही खाद्य पदार्थ की जो गुणवत्ता है वो घटती है। जैसे मान लीजिए कि अगर इन सारी चीज़ों को मिला दिया जाता है जो भी अपमिश्रण के रूप में मिलते हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि खाद्य पदार्थ का जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाता है और यूज़ करने वाले व्यक्ति को इसकी जो है वो भरपाई स्वास्थ्य के से संबंधित समस्याओं के रूप में चुकानी पड़ती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वो ए है, भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता जो है वो घटती है। इसको डिटेल में अगर जरा हम देखें तो खाद्य अपमिश्रण क्या है? भोजन में न खाने योग्य पदार्थ तथा निम्न श्रेणी के भोज्य पदार्थ को मिलाना जिससे कि विक्रेता को अधिक आर्थिक लाभ हो, परंतु उपभोग करने वाले को आर्थिक नुकसान के साथ ही साथ स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़े, भोजन में मिलावट कहलाता है। अगर हम लोग जैसे देखें तो देखिए उत्तम खाद्य पदार्थ के साथ निम्न खाद्य पदार्थों को मिलाना, दूध के साथ पानी को मिलाना, अनाज में कंकड़ मिलाना, तो ये सारे क्या है? फूड अडल्ट्रेशन होते हैं। खाद्य पदार्थ में मिलावट की जांच की जाती है सैफ्ट्री, WHO, FAO, FAO और यूनिसेफ। तो यहाँ पे खाद्य पदार्थ में मिलावट की जांच कहाँ की जाती है? खाद्य पदार्थ में जो है वो मिलावट की जांच सैफ्ट्री जो कि मैसूर में है, वहाँ पे इसकी जांच की जाती है। अगर इसका हम लोग डिटेल रूप देखें सैफ्ट्री का, तो यहाँ पे होगा सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो 42 का जो राइट आंसर है वो ए है, सैफ्ट्री। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया कि सैफ्ट्री का विस्तार रूप क्या है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, कम्युनिटी फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, कॉमर्शियल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, सेंट्रल फूड ट्रेड एंड रिसर्च सेंटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन में कहीं इंस्टीट्यूट नहीं है, बट आई फॉर्म इंस्टीट्यूट ही होगा, तो यहाँ पे सेंट्रल की जगह इंस्टीट्यूट कर लीजिएगा। और 43 का जो राइट आंसर है वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि दालों में खेसारी दाल की मिलावट की पहचान के लिए किया जाने वाला टेस्ट है हाइड्रोक्लोरिक आम्ल टेस्ट, नाइट्रिक एसिड टेस्ट, ईथर टेस्ट और आयोडीन टेस्ट। तो खेसारी दालों में जो है वो खेसारी दाल की मिलावट की जांच के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि एक ग्लास में थोड़ी सी दाल ली जाती है और उसमें 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है। उसके बाद से गर्म जल में उस ग्लास को 15 मिनट के लिए रखा जाता है। अगर दाल का रंग गुलाबी हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उसमें खेसारी दाल की मिलावट की गई है। और नाइट्रिक एसिड टेस्ट, इसको हम लोग सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल की मिलावट के लिए करते हैं। और आयोडीन टेस्ट का यूज मेनली हम लोग जो है वो स्टार्च की मिलावट किसमें की गई है इसको जानने के लिए करते हैं।
और ईथर टेस्ट का यूज जो है वो रैंसिड की पहचान के लिए किया जाता है। तो 44 का जो राइट आंसर है वो ए है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट। 45 है कि जब सब्जियों को छोटे करीब वर्गाकार में काटा जाता है तो इस विधि को कहते हैं स्लाइस करना, कद्दूकस करना, डाइस करना और मसलना। तो देखिए, अगर हम लोग स्लाइस करने की बात करें तो नॉर्मली स्लाइस करने में क्या किया जाता है, स्लाइस करके जो भी है आलू या फिर सब्जी है इनको काट लिया जाता है। कद्दूकस करना, तो जो हमारे पास एक होता है कद्दूकस करने वाला, उस पर हम कद्दूकस करते हैं। अक्सर गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर को कद्दूकस किया जाता है। डाइस करना मतलब कि इस डाइस अर्थात वर्गाकार शेप में सब्जियों को काटा जाता है, तो ये डाइस करना होता है। मसाला नॉर्मली बॉईल करके उसको मैश कर देना होता है। तो यहाँ पे 45 का जो राइट आंसर है वो सी होगा, डाइस करना। 46 है कि कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। भाषण है, सामूहिक वार्तालाप है, प्रयोगशाला विधि है और प्रदर्शन विधि है। तो यहाँ पे देखिए, अगर कम खर्च में भोजन संरक्षण को सिखाना है तो इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि जो है वो प्रदर्शन विधि है। अर्थात एक व्यक्ति जो है वो प्रदर्शन सारी चीजें जो है वो करके बताएगा और बाकी के जो दर्शक हैं उसे बैठ के देखेंगे। तो ये प्रदर्शन विधि जो है सबसे उपयुक्त विधि है कम खर्च में भोजन संरक्षण की विधि को सिखाने के लिए। 47 है कि जब भोज्य पदार्थ को मसालेदार पेस्ट में कुछ घंटे के लिए रखा जाता है ताकि सामग्री के सुचारू भोज्य पदार्थ में सोखे जाएं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं मैरिनेट करना, किण्वन, माल्ट करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अक्सर देखिए जब चिकन वगैरह बनाया जाता है तो उसको मसाले या फिर लहसुन और नमक हल्दी के पेस्ट में थोड़ी देर उसको मिक्स करके 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे कि वो अच्छी तरह से जो है मसाले का जो है जो भी चीज़ें हैं वो उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो या फिर तो इसको हम लोग जो है वो मैरिनेट मेथड कहते हैं। मैरिनेट मेथड में ही पहले हम लोग बनाने से पहले जितने भी मसाले वगैरह होते हैं उनको अच्छी तरह से हम लोग एक कोटिंग करके आधे घंटे के लिए रख देते हैं, जिससे कि जो भी उसके जो भी उसका ये होता है क्या कहा जाता है, जो भी उसकी सुगंध होती है या फिर जो भी उसके पोषक तत्व होते हैं वो अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाते हैं, जो भी हमारा खाद्य पदार्थ होता है। तो ये जो विधि होती है उसको मैरिनेट मेथड कहा जाता है। तो 47 का जो राइट आंसर है वो ए है, मैरिनेट करना। 48 है कि भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने से पूर्व क्या करना चाहिए। ए, डिब्बों को तेल में डुबोकर उसे फिर यूं ही रखना चाहिए। बी, डिब्बों को पानी में रखना चाहिए। सी, डिब्बों को गर्म जल में रखना चाहिए। डी, तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रख देना चाहिए। रखना नहीं मतलब लगा देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, डिब्बों को अगर हम लोग तेल में डुबो कर रखेंगे तो भी उससे कोई फायदा नहीं, और नहीं तो जहाँ पे हम लोग रखेंगे वो सारा एरिया भी गंदा होगा। और बी, अगर डिब्बों को पानी में रखा जाए